अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है इम्यूनिटी, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 13 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 14 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स क्या होती हैं ये जानने की भी कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। और अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें फिजिकल और केमिकल बैरियर्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो डिफेंस में काम आते हैं। और किसके डिफेंस की बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी के डिफेंस की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि जैसे कि अगर स्किन की बात की जाए, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि स्किन जो है वो भी एक्ट करती है एज अ बैरियर। बैरियर की बात की जाए तो बैरियर हम कहते हैं जो रुकावट, मतलब ये कि स्किन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे इतने स्मॉल होते हैं कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, ये उनको बॉडी के अंदर जाने से, इन्वेड होने से बचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर है उसको भी मेंटेन करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं, और ये जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को बचाते हैं ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एजेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। अब जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन है और इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें वो आती है। अब अगर हम सबसे पहले स्किन की बात करें तो स्किन को हम देखते हैं कि उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसकी जो लेयर्स हैं उसमें जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मिडल लेयर है, जो थिक लेयर है उसे कहा जाता है डर्मिस, और जो सबसे लोअर लेयर है जिसमें फैट्स हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंडोडर्मिस। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एपिडर्मिस है या आउटर लेयर है, इसमें अगर सेल्स की बात करें कि किस किस्म के यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये क्रेटिनोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक प्रोटीन मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं जिसे कैरेटिन कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इसकी जो मिडल लेयर है, जिसे हम कहते हैं कि जो सबसे थिक लेयर है डर्मिस, उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ग्लैंड्स की बात की जाए कि कितने टाइप के हैं तो हम देखते हैं कि 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं एक जो है वो सिबिशियस ग्लैंड है। सिबिशियस ग्लैंड जिसे कि ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे ऑयल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से एक और टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसे कि स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। स्वेट जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वाटर और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं ये ऑयल ग्लैंड, ये किसके साथ अटैच हुआ हुआ है, हेयर फॉलिकल के साथ अटैच है, और यहाँ से जो ऑयल प्रोड्यूस होगा वो फर्दर स्किन के ऊपर आएगा। इसी तरह से अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि स्वेट ग्लैंड और साथ में डक्ट प्रेजेंट है। इस डक्ट के जरिए से जो स्वेट है जिसे कि पसीना कहा जाता है, वो इस पोर के जरिए से, पोर जो कि एक सुराख है उसकी मदद से क्या होगा, स्किन के ऊपर आ जाएगा। अब अगर हम इन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सिक्रेशंस हैं स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की, उसमें एसिड्स और नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। और अगर एसिड की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड फर्दर जो फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ये कि रोकता है। अब अगर हम साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे कि हम कह रहे थे कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं, तो अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो
हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वहां पर म्यूकल लाइनिंग प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है, उसे कवर किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ने, जो क्या करती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब अगर हम मीट की बात करें कि अगर कोई पर्सन मीट खाता है, गोश्त खाता है, तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा स्टमक है वो इटसेल्फ वो भी क्या है, वो भी टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, तो वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता अगर हम उसको देखें तो? क्योंकि वहां पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो जो टिश्यूज हैं वो इटसेल्फ खुद डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो क्या करें, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो स्टमक है वो क्या, जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ, कौन से वाले सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, तो वो सिक्रीट करते हैं पेराइटल सेल्स। अब अगर हम ये बात करें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका क्या फंक्शन है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको खत्म कर देता है, उनको किल करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट हैं, या इसके साथ हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट हैं वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइनल और पेंक्रियाटिक जूस हैं उनमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं ये फर्दर डाइजेस्ट कर देते हैं जितने भी फूड में बैक्टीरिया रिमेनिंग रह जाएंगे या जो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें, जैसे कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन में कह रहे थे कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो उसमें ये हमने डाइजेस्टिव ट्रैक को देखा। अब अगर हम फर्दर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखें और वहां पर देखें कि जो म्यूकस प्रेजेंट है उसका फर्दर क्या रोल है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, नोज नेजल कैविटी, उसके बाद क्या है फेरिंग्स, लेरिंग्स, और फिर उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई, और वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो एयर है वो पास करती है हमारे नेजल कैविटी से, और जो नेजल कैविटी है वो फर्दर क्या करती है, वो क्लीन करती है एयर को। किस तरह से क्लीन करती है उसमें हम देखते हैं कि जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल जो है वहां पर हेयर की तरह के स्ट्रक्चर्स, या हम कह सकते हैं कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स जो है वो फर्दर क्या करते हैं, वो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये नेजल कैविटी और ये वाला जो रीजन है इसे नेजल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ये जो नेजल वेस्टिब्यूल है वहां पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब यहाँ से एयर पास करती है तो जो हम कह रहे हैं कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर में प्रेजेंट है उसको ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा जो एयरवे है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जब एयर का कांटेक्ट होता है उस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें जो है वो सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं ये सूडोस्ट्रेटिफाइड है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर ये हेयर की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है, ये सीलिएटेड सेल्स हैं। इनके ऊपर हम देख रहे हैं कि सीलिया प्रेजेंट है, और ये वाले जो सेल्स हैं ये कौन से वाले हैं, ये गॉबलेट सेल्स हैं। अब ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये म्यूकस की लेयर सिक्रीट करते हैं। अब अगर हम फर्दर देखें कि ये जो म्यूकल लेयर है ये क्या करती है, हमने देखा कि ये जो म्यूकल लेयर है ये ट्रैप कर लेती है जो डेब्री, या हम कह रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है। फर्दर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सिलिएटेड सेल्स थे, ये सिलिएटेड सेल्स जो हैं वो स्वीप कर देते हैं म्यूकस को, ताकि वो कहाँ पर जाए, फेरिंग्स में। फेरिंग से फर्दर जो है वो स्वेलो हो जाता है ताकि उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पास किया जाए, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फर्दर उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगा। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का मतलब क्या है, बचाना मतलब। और अगर हम ये बात करें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो हम बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम की, अपने दिफाई निज़ाम की, कि उसमें हम देखते हैं कि अगर वो कब एक्टिवेट होता है, वो तब एक्टिवेट होता है कि अगर कोई पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर हो जाए, या फिर कोई इंजरी आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर कोई पैथोजन जो है वो कहते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो डिजीज कॉज कर सकता है, तो अगर वो बॉडी में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद वो क्रॉस कर लेता है हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको। जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिस्कस किया था कि स्किन है, इसके अलावा कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं,
तो जब पैथोजन जो है वो इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को जो है वो क्रॉस करता हुआ बॉडी के अंदर जब एंटर होता है और कोई इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है, तो उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आगे आ जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम ये बात करें कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता क्या है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है इम्यून रिस्पॉन्सेस वो स्टार्ट हो जाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्सेस जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई पैथोजन जो है जब वो एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है तो जैसे कि हमने बात की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम देख रहे हैं कि सेल्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट करते हैं कि वो जो पैथोजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एंटीजन भी कहा जाता है, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ सेल्स में कौन कौन से वाले सेल्स हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्रोफेजेस, कि ये क्या है मैक्रोफेज। इसी तरह से न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल की डायग्राम है, और ये क्या है नेचुरल किलर की डायग्राम। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें जब हम बात करें कि सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके साथ साथ एक और सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है जिसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो है वो क्या है, बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो, और फिर हम कहते हैं कि फर्दर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में, और अगर इसमें हम सबसे पहले बात कर लें एंटीजन की कि एंटीजन क्या है, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम है, हमारा दिफाई निज़ाम, उसको जो एक्टिवेट कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कि वो क्या है, वो एंटीजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कैपेबल है स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी खास तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, मतलब ये कि उन वाले एजेंट्स के साथ जो किसी बीमारी की वजह बन सकते हैं, उनके साथ ये फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी डायग्राम दिखाई हुई है, एंटीजन की डायग्राम दिखाई हुई है। और अगर हम एंटीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि इनकी जो सर्फेसेस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, वहाँ पर खास किस्म के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हैं जिन्हें मार्कर्स कह रहे हैं इन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो एंटीजेंस है उसको डिवाइड किया जा सकता है टू में। उसमें हम देखते हैं अगर फर्स्ट की बात करें तो वो है फॉरेन एंटीजन, इसी तरह से अगर हम सेकेंड डिवीजन की बात करें तो वो है ऑटो एंटीजन। अब फॉरेन का क्या मतलब होता है, जो बाहर से आए। तो अगर हम फॉरेन एंटीजन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, किसके डायग्राम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इतना छोटा, इतना स्मॉल हो कि हमें आम आंख से नजर ना आए, उसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बैक्टीरिया, और इसके साथ क्या नजर आ रहे हैं हमें, वायरस। तो फॉरेन एंटीजेंस कौन से हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे और बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर आएंगे। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी हमने बात की थी, उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो किसी बीमारी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को सांप काट जाए तो जो उसमें जहर होता है उसको क्या कहते हैं कि स्नेक वेनम, मतलब जो सांप का जहर है उसे स्नेक वेनम कहा जाता है, उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी खुराक खा ली जाए जो उसमें कुछ हम कहते हैं कि सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो वाली प्रोटीन्स क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए कुछ ऐसे खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो क्या है, जो बॉडी के लिए सही नहीं है, वो भी एज अ एंटीजन काम कर सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर एक पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरे पर्सन में लगाया जाए तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं जो कि क्या एक्ट कर सकते हैं, जो एज अ एंटीजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सीरम एंड रेड ब्लड सेल्स
फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, मतलब ये कि किसी पर्सन से जो है जब ब्लड लगाया जाएगा तो उसके ब्लड में मौजूद जो है कुछ सब्सटेंसेस उसको जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रिकग्नाइज करता है, वो उसको रिकग्नाइज करता है एज अ फॉरेन एंटीजन। और जब वो उसको रिकग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन एंटीजन तो फिर क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम मतलब ये कि जो दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें जो हम कह रहे थे कि ऑटो एंटीजन है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, मतलब ये कि जो बॉडी के अंदर हैं, तो हम कहते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, विद इन द बॉडी। नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, उसमें ये एबिलिटी, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकता है। मतलब ये कि सेल्फ जो उसकी बॉडी के हैं और नॉन सेल्फ हम कहते हैं कि जो उसकी बॉडी के सेल्स नहीं हैं, उसको पहचान होती है कि कौन से उसके सेल्फ हैं, कौन से उसके अपने सेल हैं, कौन से नॉन सेल्फ हैं, कौन से उसके अपने सेल्स नहीं हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, मतलब ये कि उसके अपनी बॉडी के सेल्स को जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, अगर वो उनको पहचाने एज अ नॉन सेल्फ, मतलब ये कि उनको ये कंसिडर करे कि वो उसके अपनी बॉडी के सेल्स नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, फिर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं और उन मैकेनिज्म में से एक है जिसमें हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, तो हम कहते एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये एक हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। और ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, मतलब ये कि जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर जो है वो किसी ऐसे पार्टिकल के साथ हो जिसको वो रिकग्नाइज करेगा नॉन सेल्फ, या फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडी जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, वाई शेप्ड हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, बाइंडिंग साइट। अब अगर हम एंटीबॉडी को गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों वाई शेप हैं, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों बाइंडिंग साइट जो हैं वो डिफरेंट हैं। बाइंडिंग साइट क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है हर एक एंटीजन के लिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो एंटीजन है ये कहाँ पर आके बाइंड कर सकता है, इस एंटीबॉडी के साथ, मतलब ये किसके लिए स्पेसिफिक है, इस वाले एंटीजन के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंटीजन है ये स्पेसिफिक है किसके लिए, इस वाली एंटीबॉडी के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, तो एंटर जब होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है पहले वो उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो रिकग्नाइज कर सकता है फॉरेन पार्टिकल को, या फिर हम कहते हैं कि जो एंटीजन है। अब अगर हम ये देखें कि उसको किस तरह से रिकग्नाइज करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि एंटीजन के ऊपर जो है वो ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या उनकी सरफेस जो है वो जो सेल्फ है, मतलब ये कि जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उससे मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर वो फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब जब हम देखते हैं कि अगर कोई एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर हो गया है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब ये कि बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो बहुत सारे मैकेनिज्म्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें से एक मैकेनिज्म जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का था, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब अगर हम ये देखें कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम में ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उनमें क्या प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट जिन्हें कि बी सेल्स कहा जाता है। अब जब बी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, जब हम कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, हम देख रहे हैं इनिशियल इनकाउंटर विद द एंटीजन, कि जब एंटीजन कोई बॉडी में एंटर हुआ तो ये जो सेल्स हैं जो कि बी सेल्स हैं जिन्हें कि बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि एंटीजन जो है वो बाइंड करता है टू आर रिसेप्टर ऑन अ स्पेसिफिक बी सेल। अब रिसेप्टर की बात की जाए तो हम कह रहे हैं वो वाली खास जगह है जहाँ पर एंटीजन जाके बाइंड करता है, उसे कहेंगे रिसेप्टर। अब जब एंटीजन बी सेल के साथ अटैच हो जाता है, तो अटैच होने के बाद जो बी लिम्फोसाइट हैं
वो फर्दर प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्लोन बनते हैं। क्लोन मतलब ये कि उसी जैसे और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जब बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं, जब बहुत सारे उस जैसे सेल्स बन जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इन सेल्स की बात करें कि ये वाले कौन से हैं, ये जो 3 हम देख रहे हैं ये प्लाज्मा सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है जो क्या कर सकते हैं, जो एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स हैं, बी सेल्स, उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं वो एक और तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें मेमोरी बी सेल्स कहा जाता है। मेमोरी का मतलब याददाश्त। तो ये वाले जो मेमोरी सेल्स हैं या मेमोरी बी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये उस एंटीजन को याद रखते हैं ताकि दोबारा से अगर वो एंटीजन बॉडी में एंटर हो तो फौरन से एंटीबॉडीज बनाई जा सकें।